प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं और गांधी दर्शन के अंतर्गत जो अध्याय चल रहा था उसका नाम है भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान। इस पाठ के सिलसिले में हम बहुत बार मिल चुके हैं, हमने बहुत बातें की हैं और आज हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान पाठ की अंतिम कड़ी पढ़ रहे हैं। इसके बाद गांधी दर्शन के जो केंद्रीय विषय हैं उन पर आएंगे। तो हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने से लेकर और 1942 तक गांधी जी लगातार इस देश में सक्रिय रहे, इसलिए कि अंग्रेजों को यहां से रवाना किया जा सके। काफी उतार चढ़ाव आए और 1942 का जो चढ़ाव था, 1942 की जो ऊंचाई थी वह अद्भुत थी और उसके बारे में हम जान चुके हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ने किस तरह से पूरे देश में एक उबाल खड़ा कर दिया, एक उफान खड़ा कर दिया, एक ज्वार खड़ा कर दिया। हमने देखा कि इस आंदोलन को दबाने की भी अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की और आखिर में यह आंदोलन थम भी गया, लेकिन थमा नहीं था। लोगों के दिलों में अंग्रेजों को इस देश से भगा देने का जो जज्बा था, भगा देने की जो आग थी, वह आग पूरी तरह से भड़की हुई थी। हाँ, वह सड़कों पर नहीं थी, लोगों के दिलों में थी। सड़कों पर जो आग भड़की हुई थी वह अंग्रेजों ने अपने दमन से लगभग शांत कर दी थी। यह ठीक है कि गांधी जी ने पूरे जीवन अहिंसा का संदेश दिया और यही कहा कि मेरे आंदोलनों में हिंसा नहीं होगी। 1942 में भी कुछ हिंसा हुई, लेकिन 1942 के आंदोलन को गांधी जी ने बीच में नहीं रोका। वे जेल में थे, उन्होंने अनशन भी किया। इन सारे बिंदुओं को अपन स्पर्श कर चुके हैं पिछले व्याख्यान तक। आज 1942 के बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने क्या किया, यह हमारा केंद्रीय तत्व है आज के इस व्याख्यान का, आज की इस बात का। देखिए, आंदोलन अहिंसक था, या यूं कहिए कि आंदोलन का आह्वान किया गया था 1942 में भारत छोड़ो। तब आंदोलन के साथ साथ अहिंसा का भी आह्वान था। गांधी जी के करो या मरो के नारे का मतलब हिंसा नहीं था। और जब गांधी जी से ये पूछा गया कि आप इस बार हिंसा का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि यह अंग्रेजों की हिंसा के जवाब में की हुई हिंसा है, यह भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके दोषी अंग्रेज हैं, पहले वे अपनी हिंसा बंद कर दें और उसके बाद हिंसा होती हो तो मुझे कहें। कुछ और भी बातें हैं जो गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कही जा सकती है, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि गांधी जी और नेताजी सुभाष, इनके बीच में मतभेद थे, सब जानते हैं, और इन्हीं मतभेदों के चलते गांधी जी से
सुभाष बाबू अलग हो गए थे और उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना था आगे जाकर, और वह रास्ता कौन सा रास्ता बना? आजाद हिंद फौज का रास्ता बना। आजाद हिंद फौज का जो आह्वान था भारत से, दुनिया से, वह भी यही था कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से चले जाना चाहिए और यदि वे सीधे तरीके से नहीं जाएंगे तो उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा, भले ही इसके लिए हिंसा करनी पड़े। जो रेखांकित करने वाली बात है वह यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन से आजाद हिंद फौज को भी एक नई ताकत मिली, एक नया जोश मिला। स्थान स्थान पर ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन हुए। मलाया में भी अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ। कई बातें हैं, लेकिन एक और भी बात महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। यह तो महत्वपूर्ण है ही कि आज़ाद हिंद फौज को बल मिला, उसमें भी काम करने वाले जो सिपाही थे वे भारतीय ही तो थे। और भारत में जब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ 1942 जैसा, तो उनका भी तो जोश बढ़ेगा। तो यह तो सीधी और सरल बात थी, लेकिन बात थी रेखांकित करने वाली। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अपने मतभेदों के चलते गांधी और सुभाष ने कभी मनभेद उत्पन्न नहीं किया। आप देखिए कि जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को किस तरह से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। आज की राजनीति को अपन देखें तो एक विरोधी का इस तरह का संबोधन नहीं मिलता। राष्ट्रपिता संबोधित किया सुभाष ने गांधी को। क्या यह गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है कि वे हिंसा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन हिंसा को आधार बनाकर इस देश को आजाद कराने की चाह रखने वाले सुभाष बाबू ने उनके सम्मान में राष्ट्रपिता संबोधन दिया। यह एक जरूरी बात है। इसके अलावा यह है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी सक्रिय राजनीति से अलग दिखाई देते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस देश में एक राष्ट्रीय लहर थी और इस लहर को एक आंदोलन में, भारत छोड़ो जैसे ही किसी आंदोलन में बदलने के बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन अंग्रेज बातचीत की टेबल पर आ गए थे। दोबारा शिमला में बातचीत हुई थी, तो यह लग रहा था कि अब कुछ अच्छा होगा। दूसरी तरफ युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी और लेबर पार्टी भारत के मसले को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहती थी। एक और भी बात हुई, आगे जाके आप देखेंगे, थोड़ा सा आगे चल के 1943 के बाद में चल के, कि जो अंग्रेज पहले भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, वे भी आखिर में भारत और पाकिस्तान तक आके रह गए थे। यह गांधी जी के आंदोलनों की सफलता ही तो है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कोई भारत का भला चाहते थे, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। तो कांग्रेस ने
आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। कितनी बड़ी बात है। सुभाष बाबू गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित करते हैं और गांधी जी का कांग्रेस आजाद हिंद फौज के जो सैनिक आए थे भारत में, लड़कर आए थे, उन सैनिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए, उनके रोजगार की व्यवस्था करने के लिए आजाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति बनाती है। यह गांधी जी का ही प्रभाव था कि लाल किले में मुकदमा शुरू होता है और दूसरे लोगों के साथ, दूसरे वकीलों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वकीलों का वेश पहनकर उपस्थित होते हैं। जो एक माहौल बन रहा था देश में, वो माहौल पीछे के आंदोलनों की देन ही तो कहा जाएगा। तो ये जो अब तक की जो प्रगति है गांधी जी की इस राष्ट्रीय आंदोलन की, यह प्रगति बताती है कि जो घटनाएं देश की आज़ादी के लिए घट रही हैं, उनके पीछे गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में निरंतर सक्रिय रहना था। एक दुर्भाग्य जुड़ा हमारे साथ कि इस देश का विभाजन हुआ। गांधी जी विभाजन के समर्थक नहीं थे, उनका मन बहुत खराब हो गया था। उन्होंने एक जगह कहा भी था कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं 125 साल तक जीऊं, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊं। तो इतने दुखी थे गांधी जी देश के विभाजन से और देश के विभाजन से पूर्व इस देश में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण। लेकिन गांधी जी ने अपने आप को भले ही राजनीति से, सक्रिय राजनीति से थोड़ा विलग कर लिया हो, लेकिन वे सक्रिय पूरे समय थे, वो समाज के बीच में सक्रिय थे। स्थिति ऐसी बन गई थी कि गांधी जी के सामने भी विभाजन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने पूरा प्रयास कर लिया था, कांग्रेस ने पूरा प्रयास कर लिया था कि इस देश के मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में शामिल कर लिया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग के रूप में एक ऐसा संगठन खड़ा हो गया था जो यह नहीं होने दे रहा था, और उसको जिन्ना जैसा नेता मिल गया था जिसने यह होने नहीं दिया। तो धीरे धीरे सत्ता के हस्तांतरण की बातें होने लगी और गांधी जी ने बड़े भारी मन से इस विभाजन को स्वीकार किया था। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कांग्रेस कार्य समिति में। उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से विभाजन की स्थिति है, विभाजन को हम मान लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम कभी यह विभाजन रद्द करवा सकें। ये थे गांधी जी। तो गांधी जी की स्थिति क्या थी आजादी के समय? क्या उन्हें प्रसन्नता थी? इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है। एक खंडित आजादी को प्राप्त करके आजादी का एक नायक, नायकों का भी नायक कैसे प्रसन्न हो सकता था? उसने तो यह कभी सोचा भी नहीं था कि यह देश इस रूप में आजाद होगा। वे सोचते थे कि अंततोगत्वा चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन 4 जून 1947 को अपनी प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने विभाजन को इसलिए स्वीकार किया कि लोग चाहते थे, और कांग्रेस के पास वह शक्ति है कि वो लोगों की नब्ज पढ़ ले, लोगों की नब्ज पहचान ले। तो
गांधी जी ने इसे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने अपने कदमों में ताकत पैदा की कि वे बैठक में जा सके, और एक वक्तव्य दिया, एक भाषण दिया कि यह हमारी आज की अनिवार्यता है, यह एक तात्कालिक अनिवार्यता है और हम इसे इस अनिवार्यता के चलते स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम इसको मन से स्वीकार न करें, हम इसको हृदय से स्वीकार न करें, हम इसको मस्तिष्क से स्वीकार करें और इसे निरस्त करने का एक दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाएं। जब भारत आजाद हो रहा था, जब तिरंगा फहराया जा रहा था, तो नेहरू जी की नजर तो भविष्य के भारत पर थी, लेकिन गांधी जी की नजर भविष्य के भारत से तो कभी हटती ही नहीं थी, लेकिन गांधी जी की नजर उन दंगा पीड़ित क्षेत्रों की ओर उठी हुई थी जहां रोज हिंसा हो रही थी। तो गांधी जी नोआखाली के गांवों में पैदल घूम रहे थे, बिहार के मुसलमानों के बीच में जा रहे थे, उनको आश्वासन दे रहे थे। कभी वे कलकत्ता में दंगा रोकने की कोशिश कर रहे थे, कभी कहते थे कि नहीं मानोगे तो मैं उपवास करूंगा। रविंद्रनाथ की भूमि पर वे इसी भावना से काम कर रहे थे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे तो तुम अकेले चलो। और आदमी को कई बार जीवन में अकेले चलना पड़ता है। जिस गांधी ने पूरा जीवन खपा दिया इस देश की आजादी के लिए, वह गांधी अकेला भटक रहा था लोगों के बीच में, यह कहते हुए कि भाई लड़ो मत, हम भारतीय हैं सारे के सारे, हमें लड़ना नहीं है। और वो अकेले लगे हुए थे। वो एक फिल्म आई थी किसी जमाने में, शोर, उसमें एक गीत है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत है। फिल्म में कुछ अंतरे नहीं है गीत के, तो एक अंतरे की दो पंक्तियां मैं आपको बताता हूं। वो रविंद्रनाथ जी की जो बात थी ना कि अकेले चलते रहो कोई साथ नहीं दे, तो वही बात है। संतोष आनंद कहते हैं कि तुम साथ न दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं जलना मुझे आता है। तो गांधी जी को पता था कि आग बहुत बहुत भड़की हुई है, लेकिन उसके बीच से वे निकलना जानते थे, चाहते थे। गीत में आगे का भाव है कि अब तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, अब इन्हें श्रम करके अपना भाग्य बनाना है। तो गांधी जी श्रम करने में लगे हुए थे और वे निरंतर प्रार्थना कर रहे थे कि देश में शांति हो। और शांति की प्रार्थना करते करते देश के लोगों को शांति सिखाते सिखाते, सद्भाव सिखाते सिखाते, सत्य सिखाते सिखाते, अहिंसा सिखाते सिखाते 30 जनवरी 1948 का दिन आ गया, जिस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो राष्ट्रीय आंदोलन की यह जो गूंज रही देश में लंबे समय तक, इस गूंज में गांधी हमेशा रहेंगे और हम उनकी बात करते रहेंगे। मैंने कहा था कि किसी व्यक्ति के दर्शन को समझने के लिए जरूरी है कि हम उस व्यक्ति के कामों को समझें। उस व्यक्ति को समझेंगे तो उसके कामों को भी समझेंगे।
उसके कामों से उसका दर्शन बोलता है। गांधी जी के कामों से, गांधी जी की जो तकनीक थी आंदोलन करने की, उस तकनीक से, उनके रहन सहन से हम गांधी जी के दर्शन को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा भी यही था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उस संदेश को समझ सकते हैं, लेकिन उनके संदेश की दार्शनिक व्याख्याएं क्या हो सकती है, यह अपन अब आगे चलेंगे तब बात करेंगे। और विभिन्न विषयों पर गांधी जी की क्या राय है, उस राय को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।